हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो ये मैं ईवीएस की वीडियोस बना कर डाल रही हूँ, ये सिर्फ सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम जो है उसमें कहाँ से पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की और फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है, वहाँ से जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहीं से सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कराकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्लास की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी सारे मैंने कवर कर दिए हैं। और फिफ्थ क्लास की जो बुक है उसके 10 चैप्टर अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो मैंने अपने राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं, ये सारे ही चैप्टर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में हमारी सारी वीडियोज़ ईवीएस की देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो सीटेट का ईवीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है। सीटेट में जो सब्जेक्ट है ईवीएस, उसका जो मतलब उसमें 30 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। तो देखिए 15 मार्क्स के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो बुक्स हैं उन्हीं पर बेस्ड है। और बाकी 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, आप मेरी वीडियो को देखिएगा, सभी कवर हो जाएंगे। और बाकी रही पेडागोजी, वो मैं आपके साथ आगे जब ये कंप्लीट करा दूंगी सारे चैप्टर्स, तो आगे जो ईवीएस की पैडागोजी है वो मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी, जिससे कि आपके 15 मार्क्स की तैयारी हो जाए और 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी भी मैं कवर कराऊंगी। तो आप बहुत ही अच्छे से इन वीडियोस को देखिए और सभी बातों को, बहुत कुछ रटने वाली चीज़ नहीं, बस माइंड में रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप उनको अपने माइंड में रखिएगा और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। 15 मार्क्स आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, जितनी वीडियो मैंने ईवीएस की डाली हैं बनाकर आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको पता है मैंने 10 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और अब आपके साथ 11 चैप्टर सुनीता अंतरिक्ष में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में देखिए, स्पेशली किस चीज़ के लिए वीडियो बनाई है मैंने, सीटेट की जो ईवीएस है, जो पेपर 1 सीटेट का, उसमें जो ईवीएस पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चंस 15 के 15 इसी से कवर हो जाएंगे। चलिए, पार्ट 11 सुनीता अंतरिक्ष में। देखिए, सुनीता विलियम्स, आपने सुना है सुनीता विलियम्स कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? देखिए, सुनीता विलियम 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही, आपको पता है? अगर नहीं पता तो अब आपको ये फैक्ट पता चल गया होगा कि जो सुनीता विलियम्स थी वो कौन थी। उन्हें अंतरिक्ष में जाना उनका क्या था, एक ड्रीम था। बचपन से ही वो तारों की तरफ, आसमान की तरफ देखा करते थे। तो ठीक है, उनका वो सपना फाइनली उन्होंने पूरा किया था। देखिए, सुनीता विलियम्स कब कितने महीने तक अंतरिक्ष में रही थी, तो आपका आंसर होगा 6 मंथ से भी ज़्यादा सुनीता अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, देखिए, आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब कहाँ है? आपको पता है ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब कहाँ पर है? ये अंतरिक्ष में है। ठीक है, चलिए मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर किससे गए थे? स्पेस शिप में गई। किस में गई? स्पेस शिप में गई थी। मैंने क्या बोला कि जो सुनीता विलियम्स हैं वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर, 360 किलोमीटर जो उन्होंने सफ़र किया था, किस में किया था? स्पेस शिप में किया था। स्पेस शिप में उन्होंने सफ़र किया था। किसने? सुनीता विलियम्स ने। चलिए मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। देखिए, जो भारत है वो किसके साथ क्रिकेट मैच खेलता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिसके साथ वो क्रिकेट मैच खेलता है। ये हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है फिफ्थ क्लास, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि वो किस किस के साथ, कौन सी कंट्रीज़ के साथ मैच खेलता है। जैसे कि इंग्लैंड के साथ खेलता है, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, आपको पता है पाकिस्तान और भारत में तो बहुत तगड़ी टक्कर चलती है। तो भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत किसके साथ खेलता है? पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है, बांग्लादेश के साथ मैच खेलता है, साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट मैच खेलता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि भारत किस किस के साथ मैच खेलता है। मतलब इंग्लैंड कौन सी कंट्री है? इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ एंड साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट मैच खेलता है। कौन? हमारा देश भारत। अपनी जो हमारी लविंग कंट्री है कौन सी है? भारत है। ठीक है, हम कहाँ के निवासी हैं? भारत के। देखिए, सन 1969 में कौन था, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार चांद पर कदम रखा था? तो आप बताइए, आपको पता है कौन थे? तो देखिए, वो थे, और किस सन में रखा था? सन 1969 में। सन 1969 जो ईयर था उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और कब? सन 1969 में। ओके,
आपको यहाँ तक समझ में आया? सुनीता विलियम्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो मैंने सब आपको बताए हैं। अब आगे जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो देखिए जो चैप्टर नंबर 11 था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अंतरिक्ष में मतलब सुनीता कैसे मतलब 360 किलोमीटर का सफ़र स्पेसशिप में उन्होंने किया। भारत किसके साथ क्रिकेट मैच खेलता है तो आपको पता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ठीक है, अफ्रीका, इस तरीके से वो मतलब कौन कौन सी कंट्री के साथ खेलता है वो मैंने आपको बताया। और मैंने आपको जो भी सुनीता विलियम्स कितने टाइम तक अंतरिक्ष में रही तो 6 महीने से भी ज़्यादा रहीं, ये सारे फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है, बस बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट है जो आपको नहीं पता और आपको वो जानने हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो 5th क्लास की बुक है उसके अकॉर्डिंग ही जो फैक्ट उसमें दिए हुए हैं पेपर में पूछे जाते हैं सीटेट के। जो सीटेट में ईवीएस पूछी जाती है वो इन्हीं बुक्स से क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है खत्म हो जाए तो। क्या नाम है? खत्म हो जाए तो। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ के खत्म होने की बात इस चैप्टर में की गई होगी। खत्म हो जाए तो क्या, ठीक है। तो देखिए अडालज की बावड़ी, किसकी? अडालज की बावड़ी कहाँ पर है? अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा था। देखिए पहले जो राजा महाराजा थे वो बावड़ी वगैरह बनाते थे, बहुत गहरे कुएं बनाते थे, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो उससे रिलेटेड इस चैप्टर में दिया गया है कि अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से कितनी दूर है। तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी जितने भी इस चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, आप बेफिक्र होकर पढ़िए और मैं गारंटी के साथ आपको बताती हूँ। देखिए बोलचाल की भाषा में तेल शब्द को जो प्रयोग है वो किस किस में किया जाता है। देखिए तेल, आपको पता ही होगा तेल। देखिए तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल किसके लिए? पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। मैंने आपको क्या बोला कि तेल शब्द का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? तो आपका आंसर होगा पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए और खनिज तेल के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं आगे। देखिए पेट्रोल, आप बताइए पेट्रोल कहाँ मिलता है? तो आपको पता है पेट्रोल कहाँ मिलता है? ज़मीन के बहुत नीचे मिलता है और ये बदबूदार होता है, बहुत गाढ़े रंग का होता है, चिपचिपा, ठीक है। तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, मतलब किस तरीके से इसको निकाला जाता है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया को किया जाता है और तब जाके हमें तेल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोल ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से मिलता है। पेट्रोल को बनाने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। कैसे? पेट्रोल ज़मीन के बहुत ही नीचे मिलता है और इसको बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। बहुत बदबूदार होता है ये। उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया, पूरा उस विधियाँ होती हैं चीज़ को बनाने की, उसके थ्रू उसको इस प्रक्रिया को किया जाता है। देखिए सीएनजी में, सीएनजी जो गैस है उसमें क्या होता है कि सीएनजी का यूज़ अगर आप लोग करोगे तो उसमें क्या होगा? धुआं कम होता है। क्या होता है? धुआं कम होता है। देखिए धुआं से कितनी प्रॉब्लम बढ़ती है, कितनी दिक्कत हो जाती है, लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो धुआं जिससे कम हो इसलिए गवर्नमेंट हमें क्या बताती है कि हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए सीएनजी में धुआं कम होता है। सीएनजी भी ज़मीन से ही मिलता है लेकिन इसमें क्या होता है? सीएनजी में धुआं कम होता है। चलिए बताइए सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ये मेरे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आया और मैंने चाहा कि मैं आपसे पूछना पसंद करूंगी। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उससे मैं चाहूँगी कि वो मुझे ज़रूर सीएनजी की फुल फॉर्म लिख कर बताए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितनी नॉलेज है और आपको चीज़ों के बारे में कितना पता है। तो बताइए सीएनजी भी ज़मीन से ही मिलती है लेकिन इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको सीएनजी की फुल फॉर्म पता है कि नहीं। चलिए आई होप कि पता ही होगा ज़्यादातर बच्चों को। देखिए ज़मीन से ख़जाना कैसे निकलता है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ज़मीन से ख़जाना, यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर तेल कहाँ मौजूद है। क्या बोला मैंने आपको? ये पता लगाना आसान नहीं है। वाकई आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीक़ों से और मशीनों से ये समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। मशीनों से और ख़ास तरीक़ों से जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर तेल कहाँ मौजूद है। देखिए गहराई तक पाइप फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। क्या करते हैं कि गहराई तक क्या कर देते हैं कि मशीनें गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर वो क्या करते हैं तेल को ऊपर खींचा जाता है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि जो इसमें जो तेल निकाला जाता है वो कैसा होता है? वो गहरे रंग का और गाढ़ा बदबूदार होता है। कैसे होता है? गहरे रंग का होता है। जो तेल ज़मीन से हम निकालते हैं वो गहरे रंग का और गाढ़ा बदबूदार होता है।
ठीक है। चलिए अब मैं आपको एलपीजी के बारे में बताती हूँ। देखिए एलपीजी, एलपीजी की भी आप मुझे फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। आप मुझे एलपीजी की भी फुल फॉर्म लिखकर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए एलपीजी, खाना पकाने की गैस। एलपीजी कौन सी गैस है? खाना पकाने की गैस है। और देखिए मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। जैसे कि मोम हुआ, कोलतार हुआ और ग्रीस हुआ, ये सब किससे मिलते हैं? हमें एलपीजी से ही मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी हमें तेल का इस्तेमाल होता है। हम इन चीज़ों को बनाने के लिए भी क्या करते हैं? तेल का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं सब वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आप जितना मैं करा रही हूँ उतना पढ़कर जाइएगा। वीडियो के लिए 15 नंबर आपके कवर हैं। 15 नंबर की पैडागोजी मैं आगे कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगी वन बाय वन। इतना इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए चलते हैं। ज़मीन के अंदर से निकलने वाले खनिज, तो मैंने भी आपको बताया कि पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है? ये हमारे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इसी तरीके से डीजल भी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। कैरोसिन, ठीक है, मतलब मिट्टी का तेल वगैरह सब कहाँ से निकाला जाता है? ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। और एलपीजी गैस आदि, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ज़मीन के अंदर से। और ये एक तरीके से क्या है? हमारे खनिज है। देखिए कैरोसिन, मैंने भी क्या बोला? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल को ही क्या कहते हैं? कैरोसिन कहते हैं। समझ में आया? कैरोसिन किसको कहते हैं? मिट्टी के तेल को ही कहते हैं कैरोसिन। चलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने अपने माइंड में लिखी हुई हैं। ये वैसे तो पूछी जाती हैं एग्जाम में, लेकिन आपको ये जो मैं अभी बातें बताने वाली हूँ, कौन सा नृत्य कहाँ का है, किस देश का है, तो ये आपको डायरेक्ट यूपी टेट में देखने को मिलती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने लिखे हुए थे अपने इस रजिस्टर में, तो चलिए मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर देती हूँ। एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, कुछ अलग से मैंने लिखा हुआ है, बाकी वो भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। सी टैट में तो नहीं, फिलहाल यूपी टैट, एच टैट, रीट, ऐसे एग्जाम जो आप देंगे उसमें ये इस तरीके के नृत्य वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप सुपर टैट की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो नृत्य मैं बताऊंगी आज, जैसे कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु में। कथकली कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम मैंने क्या बताया? तमिलनाडु का। और कथकली किस जगह का नृत्य है? तो वो है केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? देखिए कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और कथक, कथक जो है वो है आपका यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश का। जितने भी बच्चे सुपर टैट देना चाहते हैं, सुपर टैट का जो एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन्हें ये नृत्य पता होना चाहिए। सी टैट वालों के लिए नहीं, यूपी टैट वालों के लिए, एच टैट वालों के लिए, रीट का एग्जाम जो होगा, डी ट्रिपल एस बी की जो भर्ती होंगे, उसमें इस तरीके के नृत्य देखने को मिलते हैं। एसएसटी के पोर्शन में, जीके ईवीएस के पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल। और भरतनाट्यम, कंफ्यूज मत होना, भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनी अट्टम केरल। और देखिए बिहू, बिहू कहाँ का भरत वो है नृत्य है? तो बिहू है असम का। कहाँ का? बिहू है असम का। देखिए मैंने आपको यहाँ तक बताया, और ये सारे जो नृत्य मैंने बताए ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक। देखिए कथकली और कथक में कभी कंफ्यूज मत होना। कथकली जहाँ पर होगा तो वो होगा केरल, और कथक जहाँ पर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। मोहिनी अट्टम कहाँ का होगा? मोहिनी अट्टम होगा आपका केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम है केरल के। बिहू असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएंगे। जितने भी मैंने आपको भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, बिहू, ये जितने भी नृत्य मैंने आपको बताए हैं, ये यूपी टैट या कोई भी ऐसे एग्जाम जो भी आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, पर सी टैट में नहीं। ये इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट थे, मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। चलिए चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, जैसे कि आपको मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी तो सी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आपको पढ़ाया कि ज़मीन के अंदर से निकलने वाले खनिज, वहाँ तक उस चैप्टर में था, उतना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी आगे जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रजिस्टर में लिखे हुए हैं और आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना पसंद करूंगी कि क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि मैंने आपके साथ नृत्य डिस्कस किया, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ बुग्याल। देखिए बुग्याल क्या चीज़ है आपको पता है? अगर नहीं पता तो भी पता चलेगा। देखिए थोड़े समय के लिए गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ घास और जो मौसम से संबंधित फूलों की अनगिनत किस्म उगा जाती है। मौसमी, मौसमी खाने वाले नहीं, मतलब जो मौसमी सीज़न होता है हमारा, जैसे कि गर्मी सर्दी, इस तरीके के जो हमारे मौसमी फूल जो होते हैं, जैसे कि कोई गर्मियों में खिलेंगे, कोई सर्दियों में खिलेंगे, उनकी जो किस
फूलों के अनगिनत किस्म उगाती हैं जिसे बुग्याल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बुग्याल क्या है। कि थोड़े समय के लिए जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ घास और मौसम से संबंधित जो फूलों की अनगिनत किस्म उगाती है, अनगिनत जो किस्में उगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर नंबर 11 एंड 12 दोनों ही चैप्टर मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं, और जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे वो वन बाय वन मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, एक तो सीएनजी की फुल फॉर्म पूछिए और एक एलपीजी की फुल फॉर्म पूछिए। आप दोनों ही फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की है, ठीक है। और मुझे चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कितना पता है, कितनी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपके बहुत सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए जो भी बच्चा सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वीडियो मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप उन तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह नहीं ले पा रहा या नहीं है तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।